नमस्कार भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है हमारा, और हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? मौर्योत्तर काल। कौन सा काल कर रहे हैं? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, जो स्थानीय शासक है उनके बारे में, और दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमणकर्ता। तो आज हम क्या करेंगे? विदेशी आक्रमणकर्ताओं के बारे में भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? विदेशी आक्रमणकर्ता। पहले तो ये बताओ भाई, जो स्थानीय जो शासक थे उनके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। किन के बारे में? स्थानीय शासक कौन कौन से थे मौर्योत्तर काल के बाद? सबसे पहले सुंग, फिर कणव, फिर सातवाहन और चैदी वंश। ठीक है, प्रमुख हम कौन कौन से पढ़ते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? सुंग वंश के बारे में। संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। दूसरे कणव वंश। संस्थापक कौन थे? भी संस्थापक कौन थे? वसुमित्र। तीसरा सातवाहन वंश। संस्थापक सिमुक। और चौथा हमने पढ़ा चैदी। ठीक है, इसके बारे में हमें एक ही ध्यान में रखना है। किसके बारे में? खारवेल के बारे में। इसके अलावा भी बहुत रहेंगे भी। ठीक है, तीन तो मैंने आपको बताया संगम काल वाले। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। वाकाटक भी होता है, एक आमभिर भी है, एक विष्णु कटिय भी है। बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? छोटे छोटे जो क्या है राज्य मिलेंगे। कब? मौर्योत्तर काल के बाद। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, जिनकी जानकारी आएगी या राजनीति में जिनका प्रभाव रहा होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हर वंश के बारे में सारी जानकारी लेनी हमें जरूरी नहीं है। संगम से क्या क्वेश्चन आते हैं? किससे? संगम से, चेर, चोल और पांड्य से। वहां से क्या करेंगे हम? थोड़े क्वेश्चन उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बस इनके बारे में पढ़ा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण जो भारत पे किस वक्त हुए? मौर्योत्तर काल में। क्या दिक्कत हो रखी सर आज इसके? किसके बारे में? मौर्योत्तर काल के बाद विदेशी आक्रमण। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया भाई? विदेशी आक्रमण सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना है? हिंद यूनान का भाई। कौन से? हिंद यूनानी। दूसरा फिर शक। तीसरा पहलव। और चौथा फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ना है इनमें, कुषाण के बारे में। ठीक है, ये चार हमने पढ़ने हैं। किसमें? विदेशी आक्रमण में। आक्रमण का मैंने आपको बताया था पहले भी। भारत में आक्रमण किस तरीके से होंगे भाई?
ये हिस्सा भी पहले भारत का था भी, पाकिस्तान वाला भी, और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का। यहां पे क्या पड़ता है? अरब सागर। क्या पड़ता है भाई? अरब सागर। तो उस वक्त क्या था भी, जो राजा थे उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि भी यहां से क्या भी बहुत बड़ी नौसेना वो बना ले, ठीक है। न ही इस तरफ से आ सकता था कोई आक्रमण करने वाला, बहुत कम आते हैं। और यहां से मैंने आपको बताया यहां पे क्या पड़ता है? हिमालय। तो कहां से आएंगे ज्यादातर? इसी इलाके से। कहां पे आएंगे? अब भारत के अंदर क्या था, जैसे मगध है, क्या है? मगध, ठीक है। मगध पे किसका शासन था मौर्योत्तर काल में? दो वंश पढ़े हमने, कौन कौन सा? एक तो शुंग और एक कण्व। तो मगध पे तो क्या रहेगा? शुंग वंश। और साथ में क्या रहेगा? कण्व। फिर हमने बात की सातवाहन की। किसकी? सातवाहन की। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। कहां पे? महाराष्ट्र में। तो अब इनका इलाका कौन सा हो जाएगा? यहां पे महाराष्ट्र में। तो यहां पे क्या हो जाएंगे? सातवाहन। क्या हो जाएंगे? सातवाहन। फिर मैंने आपको बताया चेदी वंश के बारे में। किसके बारे में? चेदी। कहां का था? कलिंग। कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। तो चेदी कहां पे आ जाएंगे? उड़ीसा की साइड। तो इस तरीके से ध्यान में रखना आपने भी, शुंग और कण्व यहां राज्य कर रहे हैं, सातवाहन यहां पे कर रहे हैं, और चेद दिवस यहां पे। फिर बात आएगी नीचे की, जो संगम काल के हैं, चेर, ठीक है। चेर कहां पे? केरल में। और तमिलनाडु में दो रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? दो तमिलनाडु में रहेंगे अभी। कौन कौन से? चोल और पांडे। ठीक है। और चेदी और चोल के बीच में क्या रहेगा? यहां पे रहेगा वाकाटक साम्राज्य भी। क्या रहेगा इस जगह पे? वाकाटक। इनके बारे में आएगा तो हम पढ़ लेंगे, बस आपने ध्यान में रखना है इस तरीके से भी। ऐसा सिनेरियो था उस वक्त पूरे भारत में। पहले क्या था? पूरे पे क्या था? इसको छोड़ दें आप, बाकी सारे पे किसका इस अधिकार था? मौर्य साम्राज्य का। अब यहां पे है ये वाला क्षेत्र, यहां पे किसका अधिकार हो गया मौर्योत्तर काल में? मैंने आपको बताया जैसे सिकंदर जाएगा वापिस, तो यहां पे किसको छोड़ के जाएगा सिकंदर? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा कौन? सेल्यूकट निकेटर से किसकी लड़ाई होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। अरे उसकी लड़की की शादी नहीं होती क्या चंद्रगुप्त? कहानी याद नहीं रहती, बताओ। कितने आराम से समझाया था आपको पूरी कहानी उसके बारे में, फिर भी अशोक से लड़वा रहे हो सेल्यूकस को, ठीक है। सेल्यूकस से क्षेत्र मिलते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कितने मिलते हैं? 4 राज्य देता है। अब नाम तो मेरे हिसाब से आपको याद नहीं होगा। कौन कौन बताए? नाम बताओ चलो उनके चारों। कंधार, मकराना, दोहरा। 4 तो मैं बता दिया, 2 थे, 4 तो मैं बता दिया, 4 आ। हरात, अरे काबुल। काबुल, कंधार, मकराना और हरात, चारों दिए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहां पे किसका शासन हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन सारे पे नहीं, ऊपरी जो हिस्सा था जो यूनान की तरफ था, वहां पे क्या था? सेल्यूकस निकेटर का खुद का था। बाकी हिस्से पे किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर यहां से क्या होगा? सबसे पहले कौन आएंगे भी? हिंद यूनानी। अच्छा, इनको हिंद यूनानी क्यों कहा जाता है भी? हिंद यूनानी क्यों कहा जाता है?
एक ना मतलब ऐसे कोई कॉमेडी का शो चल रहा था, ठीक है, तो उसमें पता है कॉमेडी वाले में क्या, जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी आपने सारों ने, देखिए स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। नहीं, जैसे जैसे अभी मैं खड़ा हूं, ऐसे ये खड़ा होगा, ठीक है, वो आपके सामने स्टैंड अप होगा और वो क्या करेगा, कॉमेडी करेगा, बिल्कुल लाइव चलेगी आपस में। ऐसे ही एक लड़का कॉमेडी कर रहा था और जैसे ये गया है वैसे ही कोई ऑडियंस में बैठा था और उसको वहां पे भी क्या था, भी इधर भी कैमरे लगते हैं, उधर भी कैमरे, बिल्कुल सामने से, और सामने से कैमरा भी 6-7 कैमरे उसको कवर कर रहे हैं। और ऐसी इसकी तरह उठ के और यूं झुक के गया, फिर वो सामने वाला बोला यहाँ पे 7 कैमरे हैं एक ही थोड़ी चल रहा है ये। और जिस तरीके से तुम गए हाइट के हिसाब से मेरे को लगा है तू सारा आ गया होगा इसमें तभी तो कह रहा हूँ भी हाइट है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है सारा आया होगा इसमें तो। ठीक है, तो हिंद यूनानी क्यों बोला जाता है भाई, वो यूनान के लोग जो हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में आके बस गए थे, तब इनको क्या कहते हैं, हिंद यूनानी, क्योंकि ये क्षेत्र किसका है, भारत का है, हिंदुस्तान बोलते हैं जिसको, ठीक है, और ये खुद कहां के थे, यूनान के, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हिंद यूनानी। ठीक है, अच्छा अब देखो यही बात है, बाबर था, बाबर जब, आपको पता, बाबर आया अपनी मर्जी से नहीं आया था भारत में युद्ध करने के लिए, बाबर को क्या किया था, बुलाया गया था, भी आप आओ, हाँ, भी हम आपकी मदद करेंगे, वो नहीं होता दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे भी भारत में, वो हम बताऊंगा मैं आपको कहानी सारी उसके बारे में। तो बाबर को बुलाया और जैसे ही बाबर भारत में आता है, जहां का शासक था, बाबर कहां का शासक था, विदेश, बाहर से आया, भारत में नहीं था तब तक, बाद में आया, बुलाया इसीलिए गया था भी आगरा दिल्ली को जीतो और हमें दे दो, आप चले जाना। और जैसे ही फरगना से, कहां का शासक था, फरगना का, जैसे ही फरगना से कहां आएगा, भारत में आएगा, फरगना उसके हाथ से छीन लिया जाएगा। भाई पीछे कोई मंत्री वगैरह रहे होगे, उसने क्या कर लिया, फरगना छीन लिया, तो बाबर कहां का होकर रह गया, भारत का। ऐसे ये लोग थे यूनानी, जैसे यूनान से कहां पे आते हैं, भारत की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, जो पीछे यूनान का क्षेत्र था वो कोई लूट लेता है इनका भाई, और ये यहीं के रह होके रह जाते हैं। उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नाम ही ऐसे हैं, आप उन नामों में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज उड़ जाओगे, वहीं रह जाओगे। हमें 2-4 नाम याद रखने, वही याद रखने बस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंद यूनानियों में से। तो सबसे पहले यूनानी शासक कौन आया था भारत में आक्रमण करने के लिए, पहला मुस्लिम शासक था, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला यूनानी भारत पर जिसने आक्रमण किया वो था सिकंदर। कौन था, सिकंदर था जिसने आक्रमण किया था किस पे, भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आया था वो कौन था, सिकंदर। दूसरा कौन सा आएगा, डेमेट्रियस। ऐसे ऐसे ही नाम है आगे बहुत सारे, तो हम 1 या 2 जिसकी हमें जरूरत है हम वो ही पढ़ेंगे। कहानी आप कितनी ही पढ़ सकते हैं इनके बारे में, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, भी जैसे हम कुषाणों के बारे में पढ़ें तो कुषाण कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि कुषाण थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसके बारे में डिटेल करेंगे। इनसे हमें ध्यान रखना है, हिंद यूनानी थे और इनमें प्रमुख कौन था, डेमेट्रियस। पहली बार आक्रमण करता है सिकंदर, दूसरी बार कौन करता है, डेमेट्रियस। और कौन सा हिस्सा जीत लेगा भी, ये पंजाब वाला क्षेत्र वहां तक पहुंच जाएगा, कौन, डेमेट्रियस। और राजधानी किसको बनाएगा, साकाल को, सॉरी साकल को, किसको, साकल, जिसको अब क्या कहते हैं, सियालकोट, पाकिस्तान में भाई। ठीक है, सियालकोट कहां पड़ता है भाई, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो आपने ध्यान में क्या रखना है, पहली राजधानी
कहाँ बनाता है? साकल सियालकोट में। कौन? डेमेट्रियस। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है पूछ ले आपसे, तो एक तो आपको ध्यान रखना है गार्गी संहिता। कहाँ से मिलती है? गार्गी संहिता से। दूसरी एक किताब मैंने आपको बताई थी भाई, मालविकाग्नि मित्र। ठीक है भाई, किसने लिखी थी? मालविकाग्नि मित्र किसने लिखी थी बुक? मालविका ने लिखी थी। अब ये मत कहना बताया नहीं। हाँ। कालिदास ने। किसने लिखी थी? कालिदास। किसका जिक्र है? किसका जिक्र है? मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? सातवाहन वंश का था अग्निमित्र। क्या कहें भी आपको? दो दिन पहले पढ़ाया था, ध्यान में नहीं है। तो जब याद है तो बोल सकते हो आप, डरने की जरूरत नहीं। पहले तो अगर जैसा भी आपको मैंने पहले दिन बताया था आपको भी, अगर आपके दिमाग में किसी चीज से कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है उसका उत्तर आपने गलत याद कर रखा हो। जब आप बोलोगे तो उसकी जगह नया शिफ्ट हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो वही उत्तर रहेगा हमेशा, चाहे आप कितनी बार ही उसका सही उत्तर याद कर लेना। ठीक है, तो अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र था उसका उत्तराधिकारी। ठीक है, मालविका कौन थी? विदर्भ की राजकुमारी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बाद में बनती है, फिर जब तक वो नहीं मिलते, अच्छा मिलने से पहले पत्नी थोड़ी ना होगी थी वो, हैं? जिक्र तो है, लेकिन पहले हमें दोनों को क्या रखना है? अग्निमित्र के बारे में हमने पढ़ा भी, कहाँ का शासक था, कैसे था, तो ऐसे हमें जानकारी किसकी होनी चाहिए? मालविका की भी होनी चाहिए। ये नहीं हो भी यहाँ पे अग्निमित्र की पत्नी थी। ठीक है, तो मालविका कौन थी? विदर्भ की राजकुमारी। भाई कौन था इसका? यज्ञसेन। चचेरा भाई था या सगा भाई था? चचेरा भाई। ठीक है, और इनके बारे में किसने बुक लिखी है? कालिदास। कालिदास पे एक बुक लिखी गई है, आषाढ़ का एक दिन। कौन सी बुक है? आषाढ़ का एक दिन। छोटी सी किताब, बिल्कुल पतली सी, वैसे बहुत फेमस है कालिदास, मैंने एक दिन पहले ही बताया था आपको। और उस किताब को पढ़ने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। किसके बारे में? कालिदास के बारे में। अच्छा, अभी हमारे कोई विचार नहीं है कालिदास के बारे में। देखो, इतिहास अगर आपको समझना है तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अभी ऐसे क्वेश्चन आंसर करके आप इतिहास को याद नहीं रख सकते, सीधी सी बात है। हाँ, एक बार आपका काम चल जाएगा। ठीक है, भी आपने एक टारगेट कर रखा है भी मुझे 3 महीने में 4 महीने में कोई एग्जाम देना है और उसको क्या करना है, मैंने क्रैक करना है, तो आप इस तरीके से पढ़ के उसको कर सकते हो। लेकिन लंबे समय तक अगर आपको इतिहास याद रखना है तो वो इस तरीके से याद नहीं रहेगा। ये मैं पहले बता देता हूँ भी, अगर आप सोच रहे हो भी हमें भी लंबे समय तक याद रखना है तो इनकी कहानियां पढ़नी ही पड़ेंगी आपको। जो भी व्यक्ति आए उसके बारे में हमें जानकारी, कॉन्सेप्ट उसके क्या हो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हिंद यूनानी आ गया, हमें क्या होना चाहिए पेपर में, हम क्या करेंगे? हिंद यूनानी था, पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। इतना पता चल गया हमें।
अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने कहाँ का आ सकता है, लंबे समय तक आपको दिमाग में रखना है इसके बारे में, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल से, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है अभी 20 चीजें आप पढ़ेंगे तो 10 तो अपने को याद रहेंगी। हमने पढ़ी 2 हैं तो आप कितना रिकॉल कर लेंगे उसको, ठीक है। इसीलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा क्या अपना दिमाग को खोल के पढ़ना है, किसी के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। तो डेमेट्रियस के बारे में क्या ध्यान रखना है, 2 जगह जिक्र है, कहां पे, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र। अच्छा, गार्गी के बारे में मैंने आपको बताया था, कहां जिक्र आया था गार्गी का? ये कमी है रिवीजन न करने की, बस, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था भी महिलाओं की दशा क्या थी, अच्छी नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में अच्छी थी। वहां पे कुछ एक महिलाएं ऐसी रही जिनका क्या था, प्रभाव था समाज के ऊपर, ठीक है। जोड़ के याद रखोगे, माला है ना, माला, माला एक मणिये से कभी नहीं बनती, देखा हुआ है, बहुत सारे मणिये पिरोने पड़ेंगे भाई, तो वो क्या बनेगी, माला। अगर ये सीक्वेंस की माला आपने बनानी है तो इन सारे मणिये जितने भी है जो मन के हैं सारे, उनको क्या करना पड़ेगा, पिरो के रखना पड़ेगा भाई। और मारा तो क्या दिक्कत रहा, एक मणिया अठावा एक इन बाज है, इल्ला ठा के फिर इल्ला निकल जाएगा क्या सोई लेने ध्यान धागा को नहीं पावे, दोनों कट्ठा तो मणिया को नहीं पावे ठीक है। प्रेशर भी नहीं लेना है पढ़ाई का एकदम से भी मुझे सारा कुछ याद करना है, एकदम से एक फ्लो में चलना है आराम से, जितनी चीजें याद रह जाएं एक बार उतना ठीक है, दोबारा रिवाइज करो, चीजें और ऐड करो, 3 बार रिवाइज करो फिर ऐड होंगी, ऐसे ही ऐड होंगी वे चीजें, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह बेंचों पे बैठा हूं भाई, ठीक है। मैंने मैथ सीखा था, स्टार्टिंग में सीखा था, भाज्य अभाज्य संख्या पता नहीं थी मेरे को, ये रियलिटी है। जब मैंने पहली बार, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ के 6-7 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी दोबारा, ठीक है, तो एक गैप हो गया था बहुत सारा। दूसरा अपने अपने एरिया में क्या रहता है कि मैथ का पीछा आप 10वीं में छुटवा लेते हैं, ठीक है, भी मोस्टली क्या करते हैं आप, भी 10th होगी मैथ नहीं लेना भाई, क्योंकि वो बैकग्राउंड ही नहीं बना अपना भाई भी उस लेवल का भी हमें मैथ है वो अच्छे से समझाया जाए। इतना ही होता था भी कैसे ही करके, एक तो ये था भी पाइथागोरस प्रमेय वो याद करना, वो पेपर में आएगी 7 नंबर की, ठीक है, एक ये याद कर लें, एक ये क्वेश्चन कर लिया, एक ये क्वेश्चन, पास हो जाएंगे आप, ठीक है। और 10वीं में मेरे 33-34 नंबर है मैथ में, बस अभी पास हो गया अपन बस। उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में दोबारा मैथ नहीं पढ़ा। फिर आए कंपटीशन में, यहाँ पता चला मैथ के बिना कुछ है ही नहीं, मैथ तो जरूरी है करना, हर एग्जाम की रीड होती है अभी, मैथ को करना, मैथ तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ कर लो तो रीजनिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, लेकिन मैथ सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फिर मैथ सीखा भी धीरे धीरे करके, ठीक है, अब भी सीख रहे हैं, आता अब भी नहीं है ठीक है। तो हम कहाँ थे, मालविका अग्निमित्र और गार्गी संहिता पे। अच्छा, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो रहेगा वो कौन रहेगा, मिनांडर। कौन रहेगा, मिनांडर। सुना होगा मिनांडर के बारे में, आपने सुन क्या रखा है पहले ये बताओ, कि कौन सुन रखे हो, चलो ठीक है। किसके बारे में, मिनांडर के, मिनांडर के बारे में एक तो ये ध्यान में रखना है, इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म। और इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका मिलिंद। क्या नाम था इसका, दूसरा नाम मिलिंद।
ठीक है भाई। तो दूसरा नाम मिलिंद। धर्म कौन सा अपनाया था? बौद्ध धर्म। किसके कहने पे? कोई भिक्षु होगा बौद्ध धर्म का, ठीक है। एक किताब है भी मिलिंद पन्हो, नाम सुना है? हमने नहीं सुन रखा कुछ भी। ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, देखो बात ये है भी, जैसे हम आपको पता है, जैसे हम दिल्ली में शाम को बताता हूँ, जैसे क्लास ऑफ होती है भी, हम कल उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आप क्या करो, उसको थोड़ा सा देख के आओ उसको, ठीक है। तो उससे आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। और ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, 2-2 4-4 पेज के, आप आराम से पढ़ भी लोगे इनको। और हमें क्या याद नहीं करना है, ये भी नहीं चारों पेज हमें याद, एक कहानी हमें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होगा तो आसान रहेगा समझना। अभी सारा कुछ ही क्या लग रहा है, एकदम नया है। कुछ चीजें दिखी होंगी तो क्या होगा, थोड़ा सा हाँ ये चीजें देख रखी है तो आसान रहेगा उसको। बुक मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर इतनी आसान भाषा में लिख रखा है, ठीक है। कौन सी बुक थी? आर.एस. शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत आसान भाषा में, ऐसी मतलब पेचीदा भाषा नहीं कि समझ में ना आए। जैसी एम लक्ष्मीकांत की बुक है ना, नाम सुना एम लक्ष्मीकांत का? पॉलिटी की बुक है, उसकी भाषा थोड़ी क्या है, पेचीदा है थोड़ी सी, उसको समझने में क्या लगता है, टाइम लगता है, वो एकदम से समझ में नहीं आती। लेकिन आर.एस. शर्मा की बुक क्या है, आसान भाषा में लिखी हुई है। एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी जाती है अभी, तो फिर भाषा तो क्या रखेंगे, वो सरल रखेंगे। तो इन सब के बारे में क्या मिलेगा, जिक्र। इनकी कहानियां भी मिल जाएंगी कुछ कुछ आपको एनसीईआरटी में, तो थोड़ा वो भी आपको याद है, कहानी भी आपको दिमाग में रहेगी। तो मिलिंद पन्नो है किसका? मिनांडर का और नागसेन, एक बौद्ध भिक्षु थे, कौन? नागसेन। इनके बारे में क्या है भी, इन दोनों का जिक्र कहां पे मिलता है? मिलिंद पन्हो में। नागसेन है, कहते हैं भी जो नागार्जुन थे कुषाण काल में, उन्हीं का क्या है ये रूपांतर है, नाम रूपांतर है। अभी वही क्या, जो नागार्जुन थे उन्हीं को क्या कहा गया यहाँ पे, नागसेन कहा गया है। लेकिन हमें ध्यान में इतना रखना है, मिनांडर और नागसेन की जो वार्तालाप वो कहाँ पे है? मिलिंद पन्हो में। कैसा वार्तालाप होगा? ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे समाज से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, और उनके जवाब कौन दे रहे हैं? नागसेन दे रहे हैं। ये सारा का सारा कहाँ मिलेगा आपको? मिलिंद पन्हो में मिलेगा, ठीक है भाई। इसके बाद आपने ध्यान में क्या रखना है भी, जो ये वंश था, हिंद यूनानी शासक थे, इनका प्रभाव क्या रहा भारत के ऊपर, ठीक है। भी प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो पहला तो ये ध्यान रखना है भी, सोने के सिक्के पहली बार क्या है, भारत में सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंद यूनानी शासकों ने। किसने? हिंद यूनानी शासकों ने। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, पर्दा प्रथा। कौन सी पर्दा प्रथा? नाट्य कला में भाई, ठीक है। नाटक में नहीं वो पर्दा खींचते वो स्टेज दिख जाता है, वो जो नाट्य के अंदर पर्दा प्रथा थी, वो कौन लेके आए थे भारत में? हिंद यूनानी शासक ही लेके आए थे, ठीक है। और सिक्कों पे लेखन कला, ठीक है। क्या होगा? सिक्कों पे कुछ लिख रखा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? लेख रूप। क्या बोलेंगे? लेख रूप। वो भी कहां मिले हैं? पहली बार हिंद यूनानी शासकों के समय में, ठीक है। तो कितनी चीजें होंगी इनके बारे में, एक तो सोने के सिक्के चलाए, दूसरा लेख रूप, मतलब सिक्कों के ऊपर क्या होगा, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, काल लिख दिया, उसका नाम लिख दिया राजा का। और नाट्य कला में पर्दा प्रथा। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है भाई, इन्होंने क्या है, दो शैलियां हम पढ़ते हैं किसमें, जो भारत के अंदर दो चीजें होती हैं भी, जो कला संस्कृति है भारत की, उसके अंदर जो कला का जो प्रभाव है, सबसे पहले बाहरी कौन सा पड़ा? हिंद यूनानी शासकों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। और इसी से क्या बनती है फिर? गांधार शैली, ठीक है भाई। तो गांधार शैली का
जन्म भी कब होता है भाई? हिंद यूनानी शासकों के आने के बाद। ठीक है, इनकी खुद की जो शैली थी वो, और उसमें क्या है, भारतीय गुण आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? गांधार शैली। ठीक है, और इनकी खुद की कौन सी थी भाई? हेलिस्टिक शैली। कभी हम कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, गांधार शैली में मंदिर कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है, भारतीय शैली में मंदिर कैसे बनते हैं, दक्षिण भारत में। अच्छा देखोगे आपने भी, दक्षिण भारत के मंदिर में और अपने उत्तर भारत के मंदिर में दिन रात का अंतर मिलेगा आपको भी। वहां पे अलग डिजाइन में मंदिर बनाए जाते हैं, यहाँ पे अलग। वो कला का फर्क है सारा। क्या है? कला का। वहां पे दूसरी कला में बनाए जाते हैं, यहाँ पे दूसरी कला में। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनकी किनकी जो हिंद यूनानी थे, इनकी तो कौन सी थी? हेलिस्टिक। और भारतीय कला को और हेलिस्टिक कला को जोड़ के क्या बन गई? एक नई कला का उदय हुआ। कौन सी? गांधार शैली। और इस वक्त क्या थी जो भारतीय कला, कौन सी थी? मथुरा शैली। कौन सी शैली थी भारतीय? मथुरा शैली। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से भारतीय कला कौन सी थी या भारतीय शैली कौन सी थी? तीनों मिल जाएंगे आपको नाम, आपने ध्यान रखना है। भारतीय कौन सी थी? मथुरा। हिंद यूनानी कौन सी थी? हेलिस्टिक। और गांधार शैली दोनों का मिश्रण। ठीक है, इसके बाद कौन आएंगे भी? कौन आएंगे? शक शासक। कहां के थे भाई? ये अपना क्षेत्र हो गया सारा, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला। ये क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मध्य एशिया। यहां से कौन आएंगे भाई? शक आएंगे। ठीक है, तो शक आपसे पूछ ले कहां के थे? तो मध्य एशिया का। ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखना आपने, यूनानी है जो, उनको ग्रीक भी बोला जाता है, पता होगा आपको, और उनको बैक्टीरिया ही बोला जाता है अभी, क्योंकि वो बैक्टीरिया वाला क्षेत्र था, उसमें से आए थे। तो दो नाम और भी है यूनानियों के, कौन कौन से? एक तो ग्रीक, ग्रीक इंग्लिश में हम सारों को क्या कहते हैं? यूनानियों को ग्रीक बोलते हैं। और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? एक और नाम हो जाएगा। तो ये आएंगे कहां से? मध्य एशिया से। ठीक है, और किसकी तलाश में आएंगे भाई? क्या होती है चरागाह भाई? पशु को चराने के लिए। सही है भी। इनके पास जो पशु वगैरह थे उनको चराने के लिए क्या भी जगह ढूंढ रहे थे भी, अच्छी जगह क्या मिल जाए हमें, मिल जाए। आप सभी को पता होगा इस क्षेत्र में क्या पड़ती है? बर्फ गिरती है भाई। गिरती है तो पता है कहां कहां गिरती है बर्फ? इस क्षेत्र में। अच्छा पहले बताओ, एक मिनट, भारत से ऊपर कौन सा देश है यहाँ पे? नेपाल। नेपाल से ऊपर चीन। चीन से ऊपर तिब्बत, बीच में आ जाएगा चीन और नेपाल के। चीन से ऊपर रूस। रूस और चीन है, उसके बॉर्डर पे पड़ता है मंगोलिया। क्या पड़ता है? मंगोलिया। मंगोलिया में मरुस्थल है। साइबेरिया। अच्छा देखो, रूस है, रूस की ज्यादातर आबादी है वो कौन से हिस्से में रहती है? यूरोप वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? यूरोप में। ये तो पता होगा आपको भी, रूस है वो दो महाद्वीपों में है, यूरोप में भी और एशिया में भी। किस किस को पता है ये भी? रूस है ये यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी। यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है और एशिया का भी सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखना है। कौन सी
पर्वत श्रेणी अलग करती है रूस को, दो भागों में बांटती है। यूरोप वाला रूस अलग हो जाता है और एशिया वाला यूराल पर्वत, कौन सा? यूराल। अब उस क्षेत्र में क्यों नहीं रहती भाई एशिया वाले में? क्योंकि वहां पे अत्यधिक बर्फ गिरती है। भी क्या गिरती है? बर्फ। यूरोप वाला क्षेत्र है वहां पे क्या है? कम बर्फ है। किसकी बजाय? साइबेरिया वाला रीजन है जो, क्योंकि जो एशिया वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। तो इस क्षेत्र में क्या होगा? इस क्षेत्र में सारे में बर्फ है, बीच में रेगिस्तान, फिर बर्फ होगी। तो ये लोग कहाँ आएंगे हरी भूमि के लिए? भी चरागाह अच्छी मिल जाए किसको? जो उनके पास जानवर है उनको। तो वो कहाँ आएंगे? भारत की तरफ। इधर से आगे पता है आपको, जैसे एशियाई माइनर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे अरब देशों की तरफ, वहां भी क्या है? मरुस्थल है आगे। फिर क्या है? मरुस्थल। तो और दूसरा इनको रास्ता मिला हुआ पहले भी, यहां से जाया जा सकता है। तो अब क्या होंगे? ये शक शासक आएंगे कहां से? मध्य एशिया से। कहां पे? भारत में। दर्रे मैंने आपको बता दिया, तो खैबर दर्रे से आएंगे या गोमल दर्रे से आएंगे। दो ही दर्रे हैं जो फेमस रहे हैं। कौन कौन से? खैबर और गोमल दर्रा। ठीक। अब ये आएंगे कहां पे? इस क्षेत्र में। और ये आगे बढ़ते जाएंगे और यहां तक आ जाएंगे भी। ठीक है। इस क्षेत्र में भी क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा किनका? शक शासकों का। ये मैंने कल आपको बताया था, सातवाहन वंश के जो लोग थे उन्होंने शीशे के सिक्के क्यों चलाए? शीशे के सिक्के क्यों चलाए थे भी? ये लास्ट में भी तीनों। आवाज नहीं। मैंने कहा था शीशे के सिक्के चलाए थे किन्होंने? सातवाहन वंश ने। क्यों चलाए थे? चांदी और सोना वगैरह इसकी क्या थी इनके पास? कमी आ गई थी। कारण क्या बताया था मैंने? यहां पे दो बंदरगाह बताई थी मैंने, वो याद नहीं है। कौन कौन सी बताई थी? छलांग हमारी सीधी 1500 साल पहले। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है जब हम लोथल के बारे में जिक्र कर रहे थे। एक तो सूरत बताया था मैंने आपको, और दूसरा भरूच या भड़ोच। इन दोनों पे किसका अधिकार था? शक शासकों का। तो यहां से जो भी व्यापार हो रहा था, चांदी वगैरह आती थी, वो उनको मिल नहीं रही थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया? शीशे के सिक्के चलाए थे भी। ठीक है। शक शासकों में सबसे प्रमुख आपने ध्यान में रखना है किसको? रुद्रदमन को। किसको ध्यान में रखना है? कल बताया था इसके बारे में, अब ये मत कहना मत नहीं बताया भाई। कौन था रुद्रदमन? शक शासक। क्या बनवाया इसने? जूनागढ़ अभिलेख। शाबाश। चलो कुछ तो याद रखा। क्या है जूनागढ़ अभिलेख की विशेषताएं? भारत के अंदर संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। किसने बनवाया? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन से मैंने एक और बात लिखवाई थी आपको। क्या लिखवाया था? एक झील थी, उसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार। क्या होता है जीर्णोद्धार भाई? रेनोवेशन नहीं कहते अपन भाई। क्या कर दी? उसकी सफाई करवा दी, कहीं टूट रखी तो उसको ठीक करवा दिया, तो वो क्या होगा? जीर्णोद्धार। तो किसने करवाया? उधर। कौन सी झील का? कौन सी झील? अब बता रखा वो तो बता ही सकते हो भाई। अरे बस भाई आवाज नहीं। अच्छा अब ये मत कहना अभी ये नहीं बताएगा सुदर्शन झील किसने बनवाई थी। नहीं बताए? कल नहीं लिखवाया होगा, कहीं ना कहीं जरूर लिखवाया होगा। कल नहीं लिखवाया, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे तब मैंने आपको बताया था सौराष्ट्र का राज्यपाल था एक, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था।
अब कल पढ़े हैं सर कणव वंश, सुंग वंश, इनका याद नहीं रही, मौर्य तो बहुत पहले था। ठीक है। पुष्यगुप्त नाम का एक राज्यपाल था, किसका? सौराष्ट्र का। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उसने किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसी झील का जीर्णोद्धार कौन करवाएगा? रुद्रदमन करवाएगा। कौन कराएगा? रुद्रदमन। ठीक है, ऐसे याद रखा करो भी थोड़ा बहुत। ठीक है, बार बार पढ़ोगे चीजें याद रहने लग जाएगी भाई। ठीक है, और मैं तो रट्टे मार आता हूँ भाई, याद कर लेता हूँ रट्टे मार के, कल तक तो याद नहीं रहेगा शायद ये। तो सुदर्शन झील किसने बनवाई? लिखा किसी ने नहीं, लिखा है किसी ने, ये अभी बताया थोड़ी देर पहले। किसने बनवाई थी सुदर्शन झील? पुष्यगुप्त ने। किसने बनवाई? पुष्यगुप्त ने। कहां का राज्यपाल था? सौराष्ट्र का। और सौराष्ट्र कहां पड़ता है? कहां पड़ता है सौराष्ट्र? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। आराम से देख के भाई। एक उज्जैन का शासक था, नाम पता नहीं अभी, मेरे को मिला भी नहीं कहीं भी, अगर आपको मिल जाए तो देख लेना। ठीक है, क्या था? उज्जैन का शासक। ठीक है, स्थानीय शासक लिखा हुआ था, मैंने 2-3 जगह देखा भी है, अगर आपको मिल जाए तो मेरे को नाम बता देना अभी इसका। ठीक है, इसने क्या किया था अभी? शक संवत की क्या की थी? शुरुआत की थी। कब की थी? ठीक है भाई। अच्छा, 58 BC या AD? हाँ भाई, 58 BC या AD? कन्फर्म है? देख लो। विक्रम संवत दो चीजें हैं, एक शक संवत, एक विक्रम। एक ही समय में हुई है दोनों? हाँ भाई, शक संवत और विक्रम संवत एक है या अलग है? एक से हैं दोनों, दोनों अलग हैं। क्या है? दोनों अलग हैं भाई। क्यों अलग हैं? क्योंकि शक संवत क्या है? कोई स्थानीय शासक था उज्जैन का, जिसने किसको हराया? रुद्रदमन को। तो 58 AD के अंदर। कब? 58 AD में किसकी होगी? शक संवत। ठीक है, और विक्रम संवत आगे आएगा। ठीक है, कब? जब कनिष्क राजा बनेगा कुषाण काल का। ठीक, कुषाण काल में कनिष्क क्या बनेगा? शासक बनेगा, तब वो किसकी शुरुआत कराएगा? विक्रम संवत की। किसकी शुरुआत कराएगा? विक्रम संवत। ठीक है, तो आपने इससे ध्यान ये रखना है 20 के बारे में। अच्छा, इसका नाम मिल जाए तो आप बता देना मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा और एक बीच में पल्लव के बारे में, कुषाण का हम कल पढ़ेंगे सारा। क्या? उज्जैन का तो स्थानीय शासक था, क्योंकि मेरे को मिला नहीं इसका नाम कहीं भी। नेक्स्ट है पल्लव वंश, जिसको पार्थियन भी बोला जाता है अभी। क्या बोला जाता है? पार्थियन। दो हमने कर लिए, कौन कौन से?
हिंद, यूनानी और शक। तीसरा कौन सा है? पल्लव वंश। कहां से आए थे? क्षेत्र वो ही, ठीक है। मध्य एशिया मिल जाएगा, उत्तर पश्चिमी एशिया, ऐसे ही मिलेंगे सारे, उधर से ही आएंगे सारे के सारे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी किसको बनाया अभी? तक्षशिला को। इनका क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना शक का था अभी, ठीक है। और कुषाण तो शकों से भी क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, उन्होंने और भी ज्यादा एरिया ले लिया। कहा जाता है भी सिकंदर के बाद अगर सबसे अधिक एरिया किसी ने कैप्चर किया था यूनानी शासकों ने, तो वो कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। पल्लव से आपने ध्यान रखना है, केवल ये ध्यान रखना है एक तो कि राजधानी क्या बनाई इन्होंने? तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी थी भाई? कौन से महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। और तक्षशिला में कौन रहता था प्रमुख? जिसने मैंने ये कहा भी उस स्थानीय शासक का नाम ढूंढना है जिसने रुद्रदमन को हराया। वैसे तो हम निकाल ही लेंगे स्थानीय शासक उज्जैन के, तो बहुत मिल जाएंगे अपने को, क्योंकि कोई ना कोई तो राजा रहेगा वहां के, ठीक है। अच्छा एक ध्यान रखना, इसी पल्लव वंश के समय में सेंट थॉमस भारत आता है अभी। कौन आता है? सेंट थॉमस भारत आता है। किसके प्रचार के लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। किसके प्रचार के लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो आज यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कुषाण के बारे में, ठीक है। कुषाण वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो किसी को पहले से जो आपने कर रखे उसमें, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे भाई कुषाणों के साथ।